बिहार में चुनाव हुआ, नतीजे आए, सरकार बनी। लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि बाकी राजनीतिक दलों की जो सोच है वो कहाँ जा रही है और बीजेपी की सोच कहाँ जा रही है। बीजेपी ने पिछड़ी जाति के लोगों को पिछड़ी जाति के लोगों को अति पिछड़ी जाति के लोगों को मंत्रालय में जगह दी है, मुख्यमंत्री बनाया है और जनरल कैटेगरी के लोगों की हिस्सेदारी कम हुई है। इसकी क्या वजह हो सकती है? पहले भी वो ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री बनाते आए हैं, लेकिन रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? और क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जिसको बहुजन कहते हैं उसकी लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं वो कहाँ चूक रही हैं? क्या वो अपने आइडियोलॉजी से समझौता कर रही हैं, इस वजह से चूक रही हैं? और बीजेपी क्या कांसी राम के आइडियोलॉजी को फॉलो करके उन्हीं के जो जाति वाला जो समीकरण था उसको लेकर आगे बढ़ रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसी पर बात करें। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेसर, इतिहासकार, इंटेलेक्चुअल और सबसे बड़ी बात अपनी बात बेबाक तरीके से रखने के लिए मशहूर डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी हैं। उनसे समझेंगे कि भविष्य की जो राजनीति है वो क्या होगा और क्या सोशल जस्टिस की लड़ाई और तेज़ी से उभरेगी जैसे जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलेंगे, या सचमुच जाति के लेकर जो बीजेपी आरएसएस की प्लानिंग है वो ज़्यादा सक्सेस होगी और उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। लंबा इंट्रो ज़रूर हुआ है लेकिन वाजिब वजह थी। इस पूरे इंटरव्यू को समझिए, इसमें मिर्च मसाला झूठ सच नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस देश की राजनीति को समझना चाहते हैं तो इस इंटरव्यू को आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर, पहले तो समय देने के लिए शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं बिहार में जिस तरह से जो समीकरण है, जो सरकार बन रही है और जिस तरह से पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति पर गेम खेला गया है, बीजेपी की क्या मंशा लगती है और क्या होगा इसका दूरगामी असर? आप एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे, एक इतिहासकार के तौर पे और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे इसे कैसे देखते हैं? देखिए, शुक्रिया पहले तो। और मैं एक अदना सा आदमी हूँ, कोई मैं नेता और बहुत प्रकांड विद्वान नहीं हूँ। शिक्षक हूँ, लिखता पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। और मुझे लगता है जो बात हम इन लोगों के लिए कह रहे थे वो बात शायद बीजेपी ज़्यादा समझ रही है। ये हमारी बातें जो है जिनके खिलाफ हम राजनीति करते हैं वो ज़्यादा समझती है। आज नहीं, एक दशक से ये बात हम लोग कह रहे हैं। तो हमारे लोग बात समझते नहीं है। एक तो बात अगर उत्तर प्रदेश और बिहार को ही ले लें तो बहुजन से सर्वजन और ए टू जेड ये सारा मिथ था वो टूट गया। अगर जिनका बेस पिछड़ी जातियां दलित हैं और वो एक बदलाव से जो पार्टियां निकली हैं, अगर वो अपने मौलिक विचारधारा, हर पार्टी का अपना एक यूएसपी होता है। जैसे बीजेपी का राम मंदिर था और सबका साथ सबका विकास 370 तमाम था, सब कर किया उसने। तो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, मैं कह रहा हूँ हमसे मिले ना मिले मुझे क्या फ़र्क पड़ता है और उनको क्या फ़र्क पड़ता है हमसे बातचीत करने या ना करने से। लेकिन जो अपने कोर यूएसपी को छोड़ेगा, तो मैं लगातार बिहार चुनाव में आप देखेंगे मैं बार बार लिख रहा था कि अन्य पिछड़ी जातियां जो है, अति पिछड़ी जातियां खिसक रही हैं और दलित वोट बट रहा है। और जो सर्वे आया एग्जैक्टली वही था कि ए टू जेड नहीं चला ना। आखिर लालू जी के पार्टी को बिहार का सवर्ण कैसे अपना नेता मान लेगा या तेजस्वी जी को कैसे नेता मान लेगा? ये बात अगर वो जितना जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है, नहीं तो आगे मुश्किल आने वाला है। बीजेपी बहुत स्मार्ट पार्टी है और मैंने बार बार लिखा कि अति पिछड़ा फोकस कीजिए, उसमें से लीडर्स उभारिए। बार बार बोला भी, मैंने कई नेताओं को बोला, कई हमारे मित्र भी हैं, हमने कहा कि भाई कम्युनिटी लीडरशिप जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, दलितों से, मुस्लिम समाज से, अति पिछड़ों से लीडर्स बनाइए। अगर आपको बड़ा लीडर बनना है तो आपको समुदायों के बड़े बड़े नेता बनाने पड़ेंगे, जैसे कांसीराम जी ने किया था। विभिन्न समुदायों के नेता को उन्होंने बनाया, तब जाके कहाँ ज़मीन से लेकर आसमान तक का सफ़र रहा उनका। तो जो अपने मौलिक सिद्धांतों से परहेज करेगा। अब लालू जी को देखिए, 15 का चुनाव एक ही वर्ड पे वो लड़ गए, आरक्षण पे लड़ गए और जीते। तो अगर एक बात बताएं, अगर जातियां खत्म हो गई, जो इसके सिद्धांतकार हैं, पैरोकार हैं, कि अब जाति की दीवारें ढह रही हैं, तो अब बताइए, अब तो कह देंगे जाति तो खत्म हो गया, अब तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए। ये जो बीजेपी की जो रणनीति लग रही है, जो जिस तरह से उसने पिछड़ी जाति पर फोकस किया है और जिस तरह से मंत्री बनाए गए हैं वो जाति के नेता उभार रहे हैं,
इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इससे नीतीश भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका वो कोर बैंक रहा है अति पिछड़ी जाति, जिस तरह उन्होंने 23% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को, अति पिछड़ी जातियों को। तो क्या इससे नीतीश भी डेंजर जोन में आ गए हैं? निश्चित रूप से देखिए, भाजपा का जो वैचारिक स्रोत है वो आरएसएस है, आपको समझना होगा। और आरएसएस, मैंने मेरे किताब में पहले देखिएगा तो मैंने एक बार बार लिखा है एक बात, कि हिंदुत्व क्या है, आपको राष्ट्रपति ही बना देगा, प्रधानमंत्री ही बना देगा, लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात है कि आपको वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना है। आप प्राचीन भारत के इतिहास में भी देखेंगे तो बहुत सारे राजा शूद्र हुए, तो उनको क्या करते, उनको क्षत्रिय बना देते थे कि आप राजा बन गए, आप क्षत्रिय रहेंगे, और आपका मेन काम क्या है, मुख्य काम है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। तो आरएसएस बीजेपी 90 के दशक से, हम लोग जब स्टूडेंट थे तब से बोल रहे हैं कि पूरा गेम खेलेगा, जैसे ब्राह्मण बनिया की पार्टी पहले बोलते थे ना, तो वो जानते थे कि इनसे हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो अपने इससे सीखना चाहिए, इनफैक्ट अपने पूरे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज किया और डेमोक्रेटाइज किया, और सिंबॉलिक दलित, पिछड़ा, तमाम ऐसे लोगों को जगह दिया। लेकिन कोर जो उनका एजेंडा है, कोर एजेंडा जैसे आरक्षण को ख़त्म करना, या मुसलमान को पिटना, दलित का दमन, या हिंदू राष्ट्र बनाना, राम मंदिर बन ही गया, 370 हट ही गया। तो कोर एजेंडा पे काम करते हैं, उनके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आज नरेंद्र जी प्रधानमंत्री, अगर उनको हटा दें, इसका मतलब थोड़ी कि बीजेपी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी पावर से, नहीं, दूसरा आदमी आ जाएगा उसकी जगह, व्यवस्था कंटिन्यू रहेगी। तो ये बात समझना होगा, भारत में जाति को छोड़कर कुछ नहीं है, बहुत सारे और अवयव हैं, कारक हैं, लेकिन जाति तो भाई, दिल्ली में मैं पिछले 30 साल से हूँ, लोग कह रहे हैं सर, दिल्ली पिछले 30 साल से हूँ, यहाँ का कोई ऐसा चुनाव नहीं है, दिल्ली का चुनाव मैं कह रहा हूँ, जो जाति मुक्त होता हो। जो अर्बन सिटी है, राजधानी है, कैपिटल है। तो जब बिहार जैसे जो जहाँ पे एकदम क्रांति की भूमि रही है, सामाजिक आंदोलन तेज होते रहे हैं, अगर आप अपने कोर एजेंडा को छोड़िएगा तो बीजेपी चाहे नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों में से उभार के सारा वोट ले लेंगे। लोग कह रहे हैं कि जो बहुजन दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या फिर बीएसपी हो, या आरजेडी हो, या जेएमएम हो, या डीएमके हो, इसमें सीएम और स्टेट और प्रेसिडेंट का पद तो रिजर्व है उसी परिवार के लिए। तो क्या डिप्टी सीएम का भी कम से कम जाति वाइज घोषणा हो सकती है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में फॉर्मूला अपनाया गया? इतना भी करने में कोताही? और क्या ये जो अपने कोर एजेंडा को जो बहुजन दल छोड़े, अपने ही जो 85% लोग हैं उनके इशू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो क्या अब इनकी वापसी तो ऐसे में तो संभव नहीं है? तो क्या लग रहा है आपको कि एक बार फिर से रिसफल होगा, या नया लीडरशिप आ सकता है इन सब एजेंडों के साथ, जो नए लोग आ सकते हैं? नहीं नहीं, अभी तो ये कहना मुश्किल है। और देखिए, पहले दुनिया के पूरे राजनीति को समझिए, भारत को ही नहीं। लोकशाही और परिवार साथ साथ ही चलेगा, कि दुनिया के कई देशों में हो रहा है। और अब मान लिया अमिताभ बच्चन का बेटा तो इतना फ्लॉप फिल्म देने के बावजूद भी फिल्में बना रहा, तो इसको मान लेना चाहिए, जिनके पास बेस है उन्हीं के। तो लेकिन वो एजेंडा सेटिंग क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप डिप्टी सीएम भी ना बनाइए, मान लीजिए, लेकिन बड़े, जैसे लालू जी के ज़माने में आप देखेंगे तो कई बड़े नाम थे जिनको पूरे बिहार में लोग जानते थे और भारत में जानते थे। जैसे मंगनी लाल मंडन थे, कैप्टन जय नारायण निषाद थे, रघुवंश बाबू थे, रमाई राम भी उस समय बड़े नेता थे। तो जब बड़े बड़े लीडर्स आपके आसपास होंगे तो आप स्वतः बड़े लीडर बन जाएंगे। तो आप कम्युनिटी लीडर्स बनाइए और थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है। देखिए, जाति को अगर छुपा कर आप अगर सोचेंगे कि भारत में राजनीति कर ले, तो उसी तरीके से है जो आप अपनी आंख जो है ना रेत में आप छुपा लीजिए, बिल्ली खा जाएगी, तो दोष बिल्ली को मत दीजिएगा। अंबेडकर साहब को या लोहिया साहब को जाति कहाँ समझ में आया? वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी करके आए, तब उनको जाति समझ में आया। लोहिया साहब जर्मनी से पीएचडी करके आए, तब उनको जाति समझ में आया। कि जितना ऊपर जाएंगे, ऊपर से जहाज से जब धरती को देखेंगे ना, तो बहुत कुछ दूर तक दिखता है। तो ये आप समझ लीजिए कि आप इस प्रश्न को, जैसे आरक्षण हम तो लगातार लड़ते रहे, आरक्षण का सवाल था, ईवीएम का सवाल था, तो ये आरक्षण तो खत्म हो रहा है। तो जिस समुदाय को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको तो सर्वजन में कौन कौन, हम तो बहुत बड़े नेता से हम मिले थे उत्तर प्रदेश में, और मैंने सामने उनको कहा था कि आपको अपर कास्ट वोट नहीं देगा, तो उन्होंने कहा था कि नहीं 20-25% हमको देता है यहाँ वोट। तो मैंने कहा कि आप कन्फ्यूजन पाल लीजिए, जब वोटिंग हो जाएगा तो मुझे बूथ वाइज डिटेल्स दे दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो आपको कोर एजेंडा पे आना पड़ेगा। देखिए, आरएसएस बीजेपी से सीखिए, वो एजेंडा के मामले में ईमानदार है, हाँ, ज़्यादा ईमानदार। हाँ, दूसरा उनके पास बहुत रिसर्च टीम होता है, आंकड़े इकट्ठा करते हैं, फर्जी आंकड़े भी लाते हैं। और हमारे जो दल हैं उनके पास इलेक्शन के दिन सब सो के उठता है, सिर्फ इलेक्शन के 10 दिन पहले पूरा हंगामा मचा देगा, फिर 5 साल सोया रहेगा।
वर्कशॉप लगना है, क्लासेस लगनी है उनको। आप लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, बीबी मंडल, अंबेडकर, लालू जी के बारे में नहीं बताएंगे? पूरे मीडिया में जंगल राज कहता रह गया और मैं किसी नेता को नहीं देखा उसको काउंटर करने के लिए। हमारे जैसे अदना आदमी लोग काउंटर कर रहे थे लगातार। तो आपको तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हम लोग को क्या चाहिए किसी से? आज तक तो किसी नेता से मिले हैं, कोई नेता कह दे कि कुछ मांगा है? कोई भी किसी से मांगा हो कुछ भी नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं जो अंबेडकर, लेकिन बहुजन आंदोलन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको कैसे एक नए पॉलिटिकल सिनेरियो को देख रहे हैं कि नए लोग फिर मर्ज करेंगे? जैसे 77 के दौरान ही कास्टिज्म के खिलाफ ही, जातिवाद के खिलाफ ही, आरक्षण को लेकर ही नीतीश, लालू यादव या मायावती या कांसीराम आते हैं। अब जिस तरह से प्रेशर बढ़ रहा है, जिस तरह के माहौल है, अब तो संविधान को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो क्या नया इमर्जिंग पॉलिटिकल इमर्जिंग देख रहे हैं? कुछ नए लोग सामने आएंगे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले हैं? अभी फिलहाल नहीं। ये सब देखिए, ये सब लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें वक्त 30 साल 40 साल लगता है, तब जाके चर्निंग होता है। डॉक्टर अंबेडकर के बाद कांशीराम जी को आने में कितना समय लगा? तो अभी मुझे लगता है कुछ लोग हड़बड़ी में भी हैं। और इसका देखिए, हमारे समाज का दिक्कत क्या है ना, वो सबसे बड़ा चीज़ समझते हैं चुनाव लड़ना, एमएलए एमपी और मिनिस्टर बनना। ये खाली नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, राजनीति बड़ी होती है, और राजनीति जो होता है वो पूरा ज्ञान का विमर्श होता है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो एक इलेक्शन जीत लेंगे। बिहार में, उत्तर प्रदेश में देखिए ना, पिछले 40 साल में कितनी पार्टियां बनी और कहाँ से कहाँ चली गई, आपको पता है ना? बिहार कई पार्टियां बनी, तो कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं। बेसिकली जो राजनीति का विमर्श है वो ज्ञान का विमर्श है। जब तक आप अपना पूरा इतिहास, संस्कृति, कल्चर, ऑल्टरनेट वैकल्पिक एजेंडा नहीं सेट करेंगे, तब तक आप कैसे जीत सकते हैं? एक आध चुनाव जीत भी जाएंगे तो उससे समाज का बहुत भला नहीं होगा। 10 लोग मंत्री भी बन जाए, अभी तो हैं मोदी जी की सरकार में इतने मंत्री हैं। अभी चिराग पासवान तो सीने में मोदी जी के लोग चलते हैं। सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, समीक्षा हो रही है आरक्षण की। तो उससे फर्क नहीं होता है जब तक आपके पास आइडियोलॉग्स नहीं होंगे। आरएसएस के पास है बहुत सारे प्रवक्ता हैं, आप टीवी उठाकर देख लीजिए। पूरा विवेकानंद फाउंडेशन ही सारी रणनीति तय फाउंडेशन है ना। तो ये बात जब हम अपने नेताओं को अगर कहते हैं तो वो एक बात गलतफहमी पाल लेते हैं कि हम लोग कुछ मांगने आए हैं। भाई, मैं हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं 38 साल मुझे इस कॉलेज में रहना है, 65 साल रिटायरमेंट है, लगातार किताबें लिख रहा हूँ, लेख लिख रहा हूँ, अम्बेडकर नामा चला रहा हूँ। अब मुझे न तो इससे ज़्यादा कोई पहचान की ज़रूरत है, न मुझे पैसे की ज़रूरत है। एक शिक्षक हुए मेरे लिए काफ़ी है। अगर अपने पैसा खर्च करके अपने जेब से आपके पास जा रहा हूँ कुछ बात करने, अगर आपको मिलने के लिए भी अगर टाइम नहीं है तो ये समस्या हमारा नहीं है। मैं लोगों से वोट थोड़ी लेता हूँ, मैं सीधा जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा काम है पे बैक टू दी सोसाइटी करना। राजनीति में नहीं सुनेंगे तो हम अपना यूट्यूब चला के, अम्बेडकरनामा चला के, लेख लिख के, किताब लिख के अपनी बात तो हम पहुँचाते ही रहेंगे। तो ये समझना है। देखिए, आप किसी को भी रखिए, एक बढ़िया प्रोफेशनल टीम बनाइए। प्रोफेशनल टीम जो लगातार 5 साल काम करे ज़मीन पर। नहीं तो आज मैं कह रहा हूँ, अति पिछड़ी छोड़ दीजिए, जो पिछड़ों में दबंग जातियां हैं उनको हिंदू बनने में कितना टाइम लगा? संस्कृति तो वही है, पूजा पाठ हो ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, तो उनको बीजेपी और आरएसएस में जाने में कितना वक्त लगेगा? तमिलनाडु में ये अभी तक घुस नहीं पाए, क्यों? क्योंकि पेरियार का वैकल्पिक आंदोलन वहाँ पे खड़ा हुआ। तो ये आप नहीं समझिएगा उन्हीं के पिच पे जाके खेलिएगा। जो नैरेटिव आरएसएस और बीजेपी जो सेट करती है उसी के पिच पर जाकर आप खेलेंगे तो होलसेलर तो वो है, थोक विक्रेता वो है, तो फिर खुदरा वाले से क्यों लेगा लोग? सीधे होलसेल में जाएगा ना। तो ये बेसिक बात है, इसलिए समझना पड़ेगा। देखिए, जाति का प्रश्न तो रहेगा, वर्ग का भी रहेगा, जाति का भी रहेगा। तो इससे आप आंख मूंदिएगा, जो देख लीजिएगा। अभी आने वाले कुछ चुनाव भी हैं, हम लोग तो यहीं बैठ के पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपनी बातें कहेंगे। किसी नेता का हमको क्या लेना है, किनसे क्या मांगा? आप तो जानते हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं। किनसे मैंने कहा कि मेरे व्यक्तिगत रेल का टिकट कंफर्म करा दीजिए? किससे कहा? जब बेबाकी से कोई बात बोलता हूँ, आपको नहीं समझ में आ रही तो आंकड़े उठाकर देख लीजिए। बिहार में हमारे कई मित्र कह रहे थे कि जातियाँ ढह रही, टूट रही हैं, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे किला कहीं से ढह रहा ईंट। लेकिन वोट का परसेंटेज आया था, आपने देखा नहीं कि अपर कास्ट वोट कहाँ गया? रोजगार के सवाल पे भी यूथ का वोट कहाँ गया? तो पूरा CSDS का, इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे आया है कि अपर कास्ट यूथ भी तेजस्वी यादव को नेता क्यों मानेगा? पहले उसका कारण बताइए। जाति की वजह से? डेफिनेटली, खाली रोजगार का सवाल नहीं है। रामविलास जी कम रोजगार दिए थे। लालू जी के रिजीम में जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगे थे, खाली SC ST OBC लगे थे कि सब लोग लगे थे? लगे थे ना।
तो लालू जी को कहाँ सपोर्ट दिया? तो ये कन्फ्यूजन जितना जल्दी दूर कर लें, अपना घर को पहले कंसोलिडेट कीजिए, और उसको कंसोलिडेट कर लेंगे तो वही इतना ज़्यादा वोट है ना कि उसके बाद आप सबका साथ कीजिए, सबका विकास कीजिए ना, सबको A to Z लीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन पहले पावर में आएंगे तब ना। बिहार में जाकर देखिए, अगर 1.5-2 साल सरकार रही पिछली बार, सामाजिक न्याय मंत्री थे, वो क्या कर रहे थे? वो जाके कभी हॉस्टल घूमते हैं, कभी अपने लोगों के बीच जाए, सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? सिर्फ मंत्री बन गए और लाल बत्ती लेके और बंगला में सोए रहिएगा, तो समाज के बीच जाके जागृति कौन फैलाएगा? वो शंभू कुमार सिंह और रतन लाल का पूरा जिम्मेदारी है कि हम ही लोग फैलाते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आप लोग मान लीजिए कि नहीं वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे नहीं होता है। भीड़ को वोट में तब्दील करना एक बड़ा काम है। उसके लिए लगातार जो है संगठन की ज़रूरत होती है और कमिटेड कार्यकर्ता की ज़रूरत होती है। उनको बोलिए कि सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के हमारे पास नहीं आए, वो जाके कार्यकर्ता जो वोटर हैं उनके घर घर जाके विनम्रता के साथ उनको बूथ पर लेकर आएँ, वो बालूशाही चौक पे बैठ के नहीं खाएं, तब जाके सरकार बनती है। और ये समीक्षा है, हो सकता है कई नेता अगर सुने ये बात तो उनको लगे कि आलोचना कर रहा हूँ, नहीं, ये बात जो पहले मैं कह रहा था अभी भी कह रहा हूँ, और एक तरह की समीक्षा है और उसको सकारात्मक लेके अपना होमवर्क करना चाहिए, अपना ठीक करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, बहुजन युवाओं को कैसे देख रहे हैं? जो उनमें जो भी सोशल मीडिया की वजह से जिस तरह से इम्पैक्ट है, आप खुद अम्बेडकर नामा चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव के संकेत हैं कि लोग कम से कम अपने हक हकूक़ की बात समझने लगे हैं। लीडरशिप हिम्मत नहीं दिखा रही, हौसला नहीं दिखा रही। देखिए, जब समाज जब सड़क पे आता है तो नेता को भी आना ही पड़ता है। 2 अप्रैल और 5 मार्च का हम लोगों ने आंदोलन देखा ही है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, 10 साल 15 साल तो लगेगा, क्योंकि हमारा जो ऊर्जा है ना वो सब विखंडित है। मैं आपको बता रहा हूँ, सब हड़बड़ी में है। यूथ भी जो है ना जल्दी कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी सबको लगता है कि मैं ही नेता बन जाऊँगा। अरे चुनाव लड़ना, MLA MP बनना, लीडर बनना, दोनों 2 बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। ये आपको समझना होगा। लीडर बनने के लिए आपको वैचारिक पहले अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा। तो अभी चिंतन मनन का दौर चले, लोग बैठे, एक बार हड़बड़ी में नहीं रहे कि मैं ही नेता बन जाऊंगा, समझ रहे हैं? तो वैसे जब टीम बनेगी, ये टीम कहाँ विश्वविद्यालयों में ही बनती रही है, टीम बनेगी, 10-20 लोग बैठेंगे, मंथन करेंगे। जिनको जल्दीबाजी और हड़बड़ी नहीं को हमको मिल ही जाएगा तुरंत, जिनको लगे कि नहीं 10-20 साल संघर्ष करेंगे, तब जाकर अभी टाइम लगेगा, इतना जल्दी कुछ नहीं होने वाला। तो एक क्राइसिस तो है। आप मान्यवर कांसी राम साहब, लालू यादव के दौर को अगर छोड़ दीजिए तो एक ऐसे नेता की, ऐसे एक करिश्मे की ज़रूरत है जिसको सोशल जस्टिस के आंदोलन पर भरोसा हो। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।